हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारे हीरो वायु से होती है। वायु जो कि एक सीरियल किलर है। आज तक उसने अपने लाइफ में अपने टारगेट को कभी मिस नहीं किया है। वायु अपने स्किल में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। हज़ारों और लाखों की भीड़ में भी वो अपने टारगेट को इस तरीके से टपकाता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चल पाता है कि उसके सामने वाला बंदा दुनिया को छोड़ चुका है। आज भी वायु अपने मिशन पे ही निकला हुआ था। उसका टारगेट था किसी को मारना, जिसे वो मार चुका था, और उसके फेस से बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो एक सीरियल किलर है। वायु के लाइफ में फैमिली के नाम पर कोई भी नहीं है, वो अकेला ही है। ऐसा नहीं है कि वायु ये सब करना चाह रहा था। बचपन से ही उसे जिस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई थी, अब वो उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया था, और उसका बॉस हमेशा उसके काम से बहुत ही ज़्यादा खुश रहता था। वायु को जब भी उसका बॉस उसे पैसे देता था, वो बस उतने ही पैसे लिया करता था जितनी की उसे ज़रूरत रहती थी। बाकी वो सारा अमाउंट अपने बॉस को दे देता था। वायु के ऐसे करने की वजह से आज वायु के अकाउंट में बहुत सारे पैसे हो गए थे, जिसे देख करके खुद भी उसका बॉस भी हैरान था कि आखिर ये लड़का इतने सारे अमाउंट का करेगा क्या। वायु ने सीरियल किलर की लाइफ को खुद ही नहीं चुना था, बल्कि वक्त और हालात ने उसे चुनने पर मजबूर कर दिया था। इवन वायु ने अपनी लाइफ में कभी भी किसी से प्यार नहीं किया, क्योंकि उसका मानना था कि प्यार एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो अपने स्किल में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है, जो कि वो ऐसा नहीं चाहता था। इसी वजह से उसने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया। वायु अक्सर बर्ड्स को खाना खिलाने के लिए आता था। ये करके उसे बड़ी शांति मिलती थी, और तभी वहाँ पर इस स्टोरी की मेन लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम रिन है। रिन एक आर्टिस्ट है और वो बर्ड्स की पिक को ड्रॉ कर रही थी, लेकिन वायु के दाना डालने पर सारी बर्ड्स उसके पास आ जाती है, और उन बर्ड्स की पिक को ड्रॉ करने के लिए रिन भी वायु के पास आकर के बैठ जाती है। जब वायु को मालूम पड़ता है रिन के थ्रू कि उसके दाने डालने की वजह से सारी बर्ड्स उसके पास आ गई हैं, देन वायु रिन से कहता है कि वो ये बर्ड्स की फीड ले सकती है उन्हें खिलाने के लिए। तब रिन कहती है, मेरे दोनों हाथ बिजी है, एक काम करो, तुम इन बर्ड्स को दाना डालो ताकि ये शांति से खाएं और मैं शांति से इनकी स्केच को कंप्लीट कर सकूं। क्या तुम इतना कर सकते हो? वायु हाँ बोलता है, लेकिन वायु की लाइफ में ये हाँ वाला शब्द सिर्फ और सिर्फ रिन के लिए आया। आज से पहले वो बहुत सारी लड़कियों से मिला, बट उसने कभी भी किसी लड़की को भाव नहीं दिया, बट रिन एक पहली लड़की थी जो वायु के लाइफ में आई। रिन के कहने पर वायु बर्ड्स को दाना डालता है। बर्ड्स दाना शांति से खाती है, और तब रिन अपनी स्केच को कंप्लीट करती है। काफ़ी टाइम होने के बाद जब वायु वहाँ से जाने लगता है, रिन उससे फ्रेंडशिप करना चाह रही थी। रिन अपना नाम तो बता देती है कि उसका नाम रिन है, साथ ही वो वायु से पूछती है कि उसका नाम क्या है और क्या कल वो उसकी हेल्प के लिए यहाँ पर आ सकता है। वायु रिन को अपना नाम बताता है और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। रिन फर्स्ट लड़की है जो वायु से उसका नाम पूछ सकी। ये है रिन के डैड, जिनका नाम है थाना टाट। थाना टाट अपने लाइफ में बहुत सारे इलीगल काम करता है, और दुनिया के लिए वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो एक बेस्ट फादर की एग्जाम्पल है। रेन के डैड भले ही इलीगल काम करते हैं, लेकिन अपनी बेटी से उन्होंने इन सब के बारे में छुपा के रखा है। रेन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके डैड इतने ज़्यादा खतरनाक है, जबकि वो रेन के सामने बहुत ही ज़्यादा स्वीट और इनोसेंट है। कहते हैं ना, कोई कितना भी ताकतवर हो जाए, उसके लाइफ में कोई ना कोई एक कमज़ोरी रहती है। तो यहाँ पर थाना टाट की कमज़ोरी उसकी प्यारी और स्वीट सी बेटी रिन है। रिन के डैड के इलीगल काम में उसका फ्रेंड मोंट्री, जो कि एक पॉलिटिशियन है, वो उसकी पूरी हेल्प करता था, और दोनों की पार्टनरशिप थी। वैसे सारा काम तो थाना टाट करता था, मोंट्री सिर्फ सिक्योरिटी के पैसे हाफ चार्ज कर लेता था, लेकिन अब तो उसका मुँह और भी ज़्यादा खुलने लगा था। वो थाना टाट से और डबल अमाउंट मांगने लगता है कि अगर उसे इलीगल काम करना है तो उसे डबल अमाउंट देना पड़ेगा। थाना टाट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि कोई इस तरीके से उसे ब्लैकमेल करे। इसी वजह से रिन के डैड वायु के बॉस के पास कॉल करते हैं और उसे मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उनका कहना था कि मोंट्री जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये दुनिया छोड़ करके चले जाए। वायु जो कि एक सीरियल किलर है, उसकी असलियत दुनिया के सामने ना आए, इसी वजह से वो पार्ट टाइम एक बार में जॉब भी करता है, जहाँ पर सा सिंगिंग किया करती है। सा जब से वायु को जानती है, वो उस पर तब से लटू है। वो उसे हर तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी हुई रहती है, लेकिन वायु
वो तो उसे भाव भी नहीं देता है। और वायु के अपोजिट में उस बार में ऐसे बहुत सारे हैंडसम बनते हैं जो कि सा और फुल लट्टू है, जो सा के बड़े ही दीवाने हैं और उन्हीं में इन्वॉल्व है वायु का फ्रेंड टी। उस बार में सा का बॉयफ्रेंड पीछे से खड़ा उन सभी की बातें सुन रहा था। वो सा के पास आता है और उससे कहता है कि वो सा से अकेले में बात करना चाह रहा है, और ये कहते हुए वो सा को ज़बरदस्ती लेकर के चला जाता है। और बाहर का सीन दिखाया जाता है, सा का बॉयफ्रेंड सा से नहीं प्यार करता है बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों से प्यार करता है, और यहाँ पर वो सा से पैसे ही लेने के लिए आया था। सा के ना देने पर वो सा को मारता भी है। तब वायु से नहीं देखा जाता है, जहाँ पर वो सा के बॉयफ्रेंड की अच्छी वाली पिटाई करता है। साथ ही वो कहता है कि वो सा से सॉरी कहे। वायु के हाथों से इतना मार खाने के बाद कोई बेवकूफ़ ही होएगा जो उसकी बात नहीं मानेगा। सा का बॉयफ्रेंड सा से सॉरी बोल करके वहाँ से चला जाता है। जब सा देखती है वायु के फेस से ब्लड निकल रहा है, देन वो उसकी केयरिंग करने ही लगती है, और केयरिंग करने के साथ साथ फ्लर्टिंग भी स्टार्ट कर देती है। तब वहाँ पर मोन की एंट्री होती है। मोन वायु को बताता है बॉस तुमसे मिलना चाह रहे हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। वायु बॉस से मिलने के लिए चला जाता है। वायु के आने पर बॉस उसकी लगी हुई चोटों को देखते हैं एंड देन वो वायु से कहते हैं, वायु तुम्हें कितने बार समझाना पड़ेगा, इन छोटे मोटे कामों के लिए तुम नहीं बने हो, इतने स्किलफुल मैन हो तुम्हें तो बड़े बड़े काम करने हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इन छोटे मोटे कामों में तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। वायु का बॉस वायु को मॉन्ट्री की फ़ोटो शो करता है। ये पॉलिटिशियन है और नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा यही है। अपने टारगेट को किस तरीके से कंप्लीट करना है ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम उसमें मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो। नेक्स्ट डे वायु खुद को रोक नहीं पाता है रिन से मिलने के लिए। रिन दूर बैठ करके स्केच कर रही थी। वायु रिन को अपने पास बुलाने के लिए बर्ड्स को अपनी साइड पर दाने डालने लगता है, जिसकी वजह से बर्ड्स उसके साइड आ जाती है। तो वहीं पर रिन उन बर्ड्स को अपने पास बुलाने के लिए उनको दाना डालती है, लेकिन बर्ड्स तो वायु के ही साइड पे गए हुए थे। इसी वजह से ना चाहते भी रिन को वायु के पास ही आना पड़ता है। यहाँ पर रिन वायु से कहती है कि इसी तरीके से तुम इन बर्ड्स को दाना डालो ताकि मेरी स्केच कंप्लीट हो जाए। काफ़ी टाइम की मेहनत के बाद फाइनली रिन की स्केच कंप्लीट हो जाती है। वायु वहाँ से जब जाने लगता है तब पीछे से रिन उसे रोकती है, 1 मिनट, क्या थैंक्स बोलने का भी ऑफ़र नहीं दोगे, और उसे आइसक्रीम देती है। ये थैंक्स बोलने के लिए तुमने मेरी काफ़ी हेल्प की जिसकी वजह से मेरी स्केच कंप्लीट हो पाई, तो इसकी वजह से। एंड ये मुझे बताओ नेक्स्ट फिर हम कब मिलेंगे, क्या कल हम मिलेंगे या नहीं। इस पर वायु मना करता है, नहीं कल मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है मॉन्ट्री को ख़त्म करने का। इसी वजह से वो रिन को मना कर देता है कि कल वो नहीं आ पाएगा। रिन को याद आता है, वो कहती है हाँ कल मैं भी नहीं आ पाऊँगी, और यहाँ पर वायु को थैंक्स और गुड बाय बोल करके चली जाती है। और वायु अपने टारगेट के लिए फुल तैयारी कर चुका था मॉन्ट्री को मारने के लिए। रिन के आर्ट गैलरी सेरेमनी की खुशी में रिन के डैड ने एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उन्होंने सिटी के फेमस लोगों को इनवाइट किया था। इधर वायु ने पूरी प्लानिंग कर ली थी मॉन्ट्री को ख़त्म करने के लिए, बस वो अपना निशाना ले ही रहा होता है, लेकिन सडनली मॉन्ट्री के सामने वो रिन को देख लेता है। वायु लाइफ में पहली बार अपने टारगेट को मिस कर देता है, लेकिन उसे मॉन्ट्री को किसी भी कंडीशन में ख़त्म करना था, तो उसे मारने के लिए वो दूसरे लोकेशन पर पहुंच जाता है और मॉन्ट्री का निशाना लेने लगता है। और जल्द ही वायु मॉन्ट्री को शूट कर देता है, लेकिन बाय मिस्टेक गोली रिन के हाथों को छूकर लगती है, जिसकी वजह से रिन के भी हाथों से ब्लड निकलने लगता है। रिन के डैड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और इधर वायु जो कि खुद में ही शॉक में था कि आखिर इतनी बड़ी गलती वो अपनी लाइफ में कैसे कर सकता है। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उसने रिन को हर्ट कर दिया। गोली लगने की वजह से रिन के डैड रिन को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। रिन काफ़ी परेशान थी। डैड के पूछने पर रिन कहती है, डैड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मॉन्ट्री अंकल को किसने शूट किया और कौन है उनका दुश्मन। तब डैड कहते हैं, तुम्हें तो अच्छे से मालूम है तुम्हारे मॉन्ट्री अंकल एक पॉलिटिशियन थे। अब तुम तो जानती हो पॉलिटिशियन की लाइफ में बहुत सारे एनिमीज़ होते हैं। किसी ने रिवेंज के चक्कर में उनकी जान ले ली। जहाँ थाना टाट को अपनी बेटी के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, तो वहीं पर दिल ही दिल में वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि फाइनली मॉन्ट्री इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है, क्योंकि मॉन्ट्री मर चुका है। रिन के डैड गुस्से में वायु के बॉस के पास कॉल करते हैं और उस पर भड़के हुए थे, आखिर तुमने किसे हायर किया था मॉन्ट्री को मारने के लिए। इस बात की खुशी है कि मॉन्ट्री मर गया, लेकिन अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ होता ना, तो यकीन मानो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। तभी थाना टाट को उसकी सिक्योरिटी की तरह मालूम पड़ता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रही है। अगले सीन में ऑफिसर रुत को दिखाया जाता है। कहते हैं ना, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। बस कुछ इसी तरह का एक्सीडेंट रुत के लाइफ में हुआ था, जिसकी वजह से आज वो पुलिस ऑफिसर बन बैठा है, जबकि वो बिलियनर का बेटा है। और बिलियनर का बेटा है तो उसकी हरकतें भी बिलियनर टाइप की रहती है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जाता है ना, तो अपनी स्पेशल रेसर कार के ही साथ जाता है। आगे ऑफिसर रिन के डैड के पास जाता है। अंकल आप, मुझे नहीं मालूम था इतने सालों बाद मैं आपसे मिलूंगा।
वैसे बाय द वे क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? तब थाना टाट कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें भला कैसे नहीं पहचान सकता हूँ। तुम अक्सर मेरे घर पर रिन के साथ खेलने के लिए आया करते थे बचपन में। इतने जल्दी इतने बड़े हो जाओगे, यकीन नहीं हो रहा है। वैसे बाय द वे तुम यहाँ पर। तब यहाँ पर रुथ खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो मॉन्ट्री के केस के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है। रुथ रिन के डैड से कहता है, मैंने सुना है कि मॉन्ट्री और आपके बीच में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो सोचा क्यों ना इन्वेस्टिगेशन आपसे स्टार्ट करूं। आप मॉन्ट्री के बारे में अच्छे से मुझे एक्सप्लेन कर पाएंगे। रुथ इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है, जहां पर थाना टाट बहुत ही अच्छी तरीके से रुथ को कोऑपरेट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। आगे रुथ को दिखाया जाता है जो कि रिन को विजिट करने के लिए आता है। रिन बेचारी खुद से खा भी नहीं पा रही थी। तब रुथ उसे हाय बोलता है, जहाँ रिन काफ़ी खुश होती है। रुथ रिन को खाना खिलाते हुए उससे कहता है, तुम यूएसए से वापस कब आई? तब रिन कहती है, बस अपनी स्टडी को कंप्लीट करके वापस आ गई, लेकिन बाय द वे तुम पुलिस ऑफिसर बन जाओगे इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम सच में पुलिस ऑफिसर बन गए हो। तब रुथ कहता है, अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरा आईडी कार्ड देख सकती हो, ये तुम्हें झूठ नहीं बोलेगा। नेक्स्ट सीन में वायो के बॉस को दिखाया जाता है, जो वायो पर फुल भड़का हुआ था। इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो सकती है? आज तक तुम्हारा टारगेट कभी मिस नहीं हुआ, एक ही बार में सब कुछ हो जाता था, लेकिन आज तुम्हारा टारगेट मिस भी हुआ और तुमने किसी और को भी शूट किया। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है तुमसे? वायो के बॉस के थ्रू यहाँ पर वायो को मालूम पड़ जाता है कि जिसे गोली छू कर गई थी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि थाना टाट की बेटी रिन ही है। रिन का नाम सुनते ही वायो समझ जाता है कि ये वही रिन है। वायो का बॉस वायो को अमाउंट देता है क्योंकि टारगेट कंप्लीट हो चुका था, मॉन्ट्री मर चुका था। इधर रुथ को दिखाया जाता है, जो मॉन्ट्री के केस को सुलझाने के चक्कर में रात दिन एक कर चुका था और इस केस के बीच में उसे ये मालूम पड़ता है कि जिस किसी ने भी मॉन्ट्री को शूट किया है वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है, क्योंकि नॉर्मल पर्सन इतनी अच्छी तरीके से शूटिंग नहीं कर सकता है, और वो भी मॉन्ट्री के हार्ट पर। इतने दूर से निशाना लगाना किसी मामूली बंदे का काम नहीं है, कोई है जो इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, पता लगाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में भी रिन स्केच कर रही थी, लेकिन हाथ में चोट लगने की वजह से सही तरीके से उसे पेंसिल भी नहीं पकड़ा जा रहा था और शार्प करना तो दूर की बात है। और ये सब कुछ वायो चोरी छुपे देख रहा था। वायो को बुरा लगता है कि गलती सही सही उसने रिन को हर्ट किया। रिन के साथ इतना सब कुछ हो गया, बेचारी इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी चोट के साथ सेल्फी लेना नहीं भूलती है, और इसे देख करके वायो दूर से ही खड़ा स्माइल कर रहा था। पेंसिल शार्प ना होने की वजह से रिन सो जाती है। उसके बाद वायो उसके पास आता है और नेक्स्ट मॉर्निंग रिन को अपनी सारी पेंसिल शार्प की हुई मिलती है। ये सब किसने किया इसके बारे में रिन को नहीं मालूम है, बट ये सब उसे बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मॉन्ट्री के बेटे पैच को। अब पैच को मालूम पड़ जाता है कि उसके डैड को किसने मारा है। देन यहाँ पर वो अब थाना टाट से बदला लेना चाह रहा था। वो कहता है थाना टाट के सबसे कमज़ोर पार्ट को उसे चोट पहुँचाना है, और सबसे कमज़ोर पार्ट उसकी बेटी रिन है। रिन को रिकवर होने में कई दिन लग जाते हैं। अब वो वायु से मिलना चाह रही थी, इसी वजह से वो डैड से कहती है कि वो अपनी स्केच के लिए बाहर जा रही है। डैड रिन को रोकना चाह रहे थे, लेकिन क्या बोलकर रोके, इसी वजह से वो चुप रहते हैं। नेक्स्ट सीन में वायु को दिखाया जाता है, बेचारा अपसेट बैठा बस बर्ड्स को दाने दिया जा रहा होता है। तब वहाँ पर रिन आती है। रिन वायु से कहती है कि वो इतनी दिनों से इस वजह से नहीं आई क्योंकि उसे चोट लगी थी, और अपनी चोट के बारे में वायु को सब कुछ बताती है। जबकि वायु को तो पहले से सच्चाई के बारे में पता था, क्योंकि उसे हर्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वायु ही था। लेकिन चुपचाप वो रिन की सारी बातें सुन रहा था, और बातों ही बातों में वो रिन से अपनी इस हरकत के लिए सॉरी भी बोल देता है। पैच के भेजे हुए गुंडे रिन पर नजर रखने लगे थे, लेकिन वो जानना चाह रहे थे कि जिस लड़की को वो लोग फॉलो कर रहे हैं सच में वो रिन ही तो है ना। इसी वजह से वो रिन की फ़ोटो भी लेते हैं। वायु को उन पर डाउट हो जाता है, वो उन पर नज़र रख रहा था। पैच के भेजे हुए गुंडे रिन को हर्ट करते उससे पहले वायु उसे बचाने के लिए आ जाता है, जिसकी वजह से पैच के भेजे हुए गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। रिन की फ़ोटो देखने के बाद पैच कहता है, हाँ ये वही लड़की है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसकी डेड बॉडी मुझे चाहिए। आफ्टर ऑल थाना टाट को भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि अपनों को खोने का क्या गम होता है। नेक्स्ट सीन में साफ वायु से मिलने के लिए आती है। वो वायु से बात करना चाह रही थी, लेकिन वायु तो उसे भाव भी नहीं दे रहा था। तब ठीक कहता है, अगर वायु तुमसे बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ ना, तुम मुझसे क्यों नहीं बात करती हो? तुम्हारी एक बात सुनने के लिए मैं यहाँ पर बस तुम्हें देखता ही रहता हूँ, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। सा उससे नहीं करती है। आगे एक और सीरियल किलर को दिखाया जाता है जिसका नाम ओल है। ओल और वायु की काफ़ी अच्छी दोस्ती है। आज वायु के बॉस ने वायु को टारगेट ना देते हुए ओल को वहाँ पर बुलाया था, और ओल का टारगेट था पैच, जिसे मारने का ऑर्डर रिन के डैड ने ही दिया था।
वायु जो कि इतने सालों से अपने बॉस के साथ काम करता है, लेकिन एक गलती की वजह से अब उसका बॉस उस पर ट्रस्ट ना करते हुए ओल पर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर रहा था। और ओल भी काफ़ी हवाओं में बातें करता है कि वो तो बस यूं ही पैच को ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट डे ओल अपने टारगेट को फॉलो करने लगता है। पैच को काफ़ी टाइम तक फॉलो करने के बाद फाइनली सुनसान रास्ते पर वो पैच को जान से मारने वाला था, लेकिन ओल का निशाना चूक जाता है और पैच बच जाता है। लेकिन ओल को किसी ने देख लिया था। आगे ओल काफ़ी डरा हुआ था और बॉस उस पर भड़का हुआ था। बॉस कहता है ओल से, मुझे लग रहा है कि अब तुम्हें काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसी वजह से मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए, या यूं कहूँ कल से इस जॉब पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब वायु के बॉस ने ओल पर ट्रस्ट करके उसे टारगेट दिया था। ओल के ना कंप्लीट करने पर एक बार फिर से वायु को वही टारगेट मिलता है, पैच को जान से मार देने के लिए। साथ ही वायु के बॉस का कहना था कि इस बार उसका टारगेट मिस नहीं होना चाहिए, दोबारा की तरह इस बार कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पैच मरना ही चाहिए। इधर पैच को अपने स्पाई के थ्रू मालूम पड़ता है कि रिन बाहर जा रही है। रिन को ख़त्म करने का ये अच्छा मौका है कहकर वो अपने बंदों को लेकर के निकल पड़ता है। और इधर वायु पैच को जान से मार देने के लिए उसे फॉलो करने लगता है।